पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमी का पहला चैप्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी कि विकास। डेवलपमेंट होता क्या है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को आप समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। हम पढ़ाने के साथ साथ आपको भी काम करवाएंगे, यानी आपको नोट्स बनाना है। जितना मैं इस बोर्ड पे लिख लूंगा, जो मैं लिखूंगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उससे पहले आपको उसको रिवीजन करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो। साथियों, मेरा जो पहला चैप्टर है, आपका जो पहला चैप्टर है वो है विकास यानी कि डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट होता क्या है, इसको पहले हम लोग बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं। डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विकास। हम लोग ये जो क्लास है वो दोनों लैंग्वेज में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो विकास यानी डेवलपमेंट होता क्या है, तो विकास का जो मतलब है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये हमारी पहली कक्षा है, फर्स्ट क्लास है, तो विकास का मतलब सबके लिए अलग अलग होगा। अब देखिए विकास का मतलब होता क्या है, अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास विकास का अर्थ अलग अलग। अगर कहीं पे मैं दो लगा दूं, इसका मतलब क्या है कि वो दो बार रिपीट हो रहा है। अलग अलग हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे घर में या फिर मेरे वहां पे जो है शौचालय नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे वहां अगर शौचालय बन जाता है तो इसका मैं तात्पर्य समझूंगा मेरे वहां विकास हुआ। और मेरे घर के बगल मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसके वहां पे पहले से जो है वो वॉशरूम है या फिर शौचालय है, तो उसको क्या चाहिए कि मेरे वहां पे और कुछ हो जिससे उसको लगे कि उसके वहां विकास हुआ। तो विकास का मतलब सबके लिए अलग अलग होगा। विकास का मतलब किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होता, विकास का मतलब होता है ओवरऑल हम विकास देखते हैं। अगर हमारे गांव में सड़कें बन चुकी हैं तो हम कहेंगे हमारे गांव का विकास हुआ है। हमारे गांव में सड़कों में स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं तो हम कहेंगे कि हमारे गांव का विकास हुआ है। इस तरीके से विकास की जो धारणा है, विकास की जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है, तो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि विकास हो सकता है, विकास का जो मतलब है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो। एक के लिए जो विकास हो सकता है दूसरे के लिए वो विकास ना हो, जैसे कि मैंने इस बात में बताया। और विकास का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यहां पे लिख लो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्य। लक्ष्य मतलब क्या होता है, लक्ष्य मतलब होता है जो विकास करना है ना, उसको उस चीज को करना, वो होता है लक्ष्य। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, फिर भिन्न हो सकता है। भिन्न का मतलब क्या हो गया कि अलग है, भिन्न हो सकता है। हो सकता मैं क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्या पता किसी के लिए वही चीज जरूरी हो, यानी जो मेरे लिए जरूरी हो वह किसी और के लिए भी जरूरी हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, विकास दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, यानी फिर उसी तरीके से सेम उसका जो है। और तीसरी बात इसमें हम क्या लिख सकते हो, तीसरी बात ये लिख सकते हो, इसमें क्या हो सकता है कि यदि मान लो कोई चीज मेरे लिए विकास है तो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, या दूसरे के लिए हो भी सकता है। या फिर जो मेरे लिए विकास हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, कोई एक विकास, यहां पे कोई, यहां पे एक, हाँ एक व्यक्ति लिखते हैं, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए विकास नहीं हो, परंतु, कॉमा लगा लीजिए, परंतु हो, परंतु छोड़िए, हो तथा दूसरे के लिए, दूसरे के लिए विनाशकारी, विनाशकारी मतलब डिस्ट्रॉयर,
ठीक है, विनाशकारी मतलब डिस्ट्रॉयर, ठीक है, विनाशकारी हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आपके घर में लाइट आती होगी, हमारे घर पे भी लाइट आती है, इसी की वजह से वीडियो बना पाता हूं। कब लाइट चली जाए कुछ पता नहीं होता। तो जो लाइट है ना, वो बनती कैसे है आपको पता होगा, अगर आपने साइंस में पढ़ रखा होगा क्लास 9th में 10th में। तो जो बनती है बिजली, वो बनती है डैम से। तो डैम ऐसे होते हैं, नदियों के बीच में ऐसे डैम बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो नदी बह रही होती है, उसके बीच में डैम बनाते हैं, यहाँ पे सारा पानी रुक जाता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सारा पानी रुक जाता है। और जब पानी रुकता है तो यहाँ पे पूरा पानी भर के यहाँ पे बन जाती है झील। क्या बन जाती है? झील। झील, या फिर कह सकते हो यहाँ पे बन जाता है एक सागर बन सकता है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा? सागर बन जाएगा छोटा सा, ठीक, छोटा सा यहाँ पे सागर बन जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आसपास जो लोग रह रहे होंगे वो इस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह पे प्रवासन कर जाएंगे, नहीं वहां पे चले जाएंगे। मान लो मेरे यहाँ पे पानी भर गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे रहूं, दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो माइग्रेट कर जाते हैं। तो जो इस डैम बनने से क्या हुआ? डैम बनने से यहाँ बिजली आई, यहाँ पे लाइट आई, सबके वहां पे लाइट गई, बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बनी, जिससे बहुत लोगों के वहां पे लाइट आई। तो लाइट आई तो उससे सब लोगों का विकास हुआ, लोग अच्छे अच्छे काम कर पा रहे, लोग फैक्ट्रीज में काम कर पा रहे, बिजली फैक्ट्रीज में जा रही, उससे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ये चीजें हुई। उसी के स्थान पे दूसरे जरिए से देखो तो यहाँ पे जो व्यक्ति उस नदी के किनारे रह रहा था, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई कि वहां पे सारा पानी भर चुका है बहुत ज्यादा। इस वजह से वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, दूसरी जगह पे जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल पे आती है कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो विकास करने के दौरान हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हमने विकास तो किया लेकिन पर्यावरण का उतना ख्याल नहीं रखा, हमने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं विकास के दौरान। तो जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, यानी उसके लिए डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये आपको मैंने बताया विकास होता क्या है, विकास है क्या। तो विकास कोई डिफिनेशन नहीं होती है इसकी हम जो धारणा है वो एकदम स्पष्ट नहीं बता सकते कि यही है। सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो उस नजरिए से हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। साइड में मैं हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो। आगे हम समझने वाले हैं कि जो एक डेवलपमेंट होता है उसमें लोग चाहते क्या है, डेवलपमेंट में लोग क्या चाहते हैं, यानी व्हाट पीपल वांट, उनको चाहिए क्या। जैसे मैं हूं तो मुझे क्या चाहिए। मैं अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछूं या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या चाहिए, तो अभी तो आप छोटे हैं तो आप वो नहीं चाहेंगे जो मैं चाहूंगा, तो सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं। तो लोग क्या चाहते हैं इसको हम समझ सकते हैं। जो हेडिंग आपकी अगली है वो आय एवं उसमें आता है आय और अन्य लक्ष्य, ये इसमें आता है, लेकिन हम समझेंगे लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग पहले आप ऊपर सब हेडिंग नीचे तौर पे दे देंगे, आय एवं अन्य लाभ, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इनकम एंड अदर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको समझिए। तो अब इसमें हम हेडिंग समझते हैं सब हेडिंग करके कि जो है लोग क्या चाहते हैं। इस तरीके से आप समझें कि आय कब जनरेट होगी, जब लोग क्या चाहते हैं इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो लोग क्या चाहते हैं, व्हाट पीपल वांट। ठीक, लोग क्या चाहते हैं, व्हाट पीपल वांट। तो देखिए लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको जो है बेहतर मजदूरी मिले, यानी उनको काम मिलता रहे, बेहतर मजदूर, है ना। बेहतर मजदूर का मतलब क्या हो गया कि उनको जो है जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी काम वो कह रहे हैं, मजदूरी यहां पे लिख लीजिए, जो भी काम वो कर रहे हैं उसको जो उनकी सैलरी है वो अच्छी मिले, बेटर वेजेस, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो बेटर वेजेस। ठीक, लोग क्या चाहते हैं, उनको बेटर वेजेस मिले, यानी जो उनकी कमाई है ना वो अच्छी हो, ये ना हो कमाई उनकी बहुत कम हो रही है तो उससे बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, तो उनकी वेजेस अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड बात यह है कि उनको नियमित काम भी मिलना चाहिए। नियमित काम का मतलब क्या है, रेगुलर वर्क, नियमित काम, रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या चाहता है कि मुझे सैलरी मिलती रहे, उसके साथ साथ नियमित काम भी मिलता रहे। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे वेजेस क्यों मिलेगी, तो नियमित काम, रेगुलर उसको काम भी मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसको काम लगातार नहीं मिल रहा है तो वो कहां कहां अपनी जो है आय यानी इनकम जनरेट कर पाएगा, इनकम मतलब कहां से पैसा कमा पाएगा, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद
अगर कोई व्यक्ति जो है फसल उत्पादन करता है, क्या करता है, फसल यानी कि क्रॉप, फसल उत्पादन करता है तो करने का, फसल उत्पादन करने का सही मूल्य, यानी कि जो वो उगा रहा है, जो भी वो फसल उगा रहा है उसको एक अच्छा रेट मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए, अच्छा रेट मिलना चाहिए। जब भी वो मार्केट में बेचने चाहे, जो भी किसान वो फसल को उत्पादित करे, यानी जो चीज उगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फार्मर है, उसने आलू उगाया, तो आलू उगाने पे उसको उसका अच्छा रेट भी मिलना चाहिए मार्केट में। अगर उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो वो इनकम कहां से जनरेट कर लेगा, आप खुद ही सोचिए। तो फसल उत्पादन करने वालों को अच्छी आय भी मिलने, उसका जो है पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो और क्या लोग चाहते हैं, तो ये तीन चीजें चाहते हैं लोग कि उनको मजदूरी मिलती रहे, नियमित काम मिले और ये चीजें मिले। और लोग क्या चाहते हैं, तो और लोग चाहते हैं कि उनको टाइम पे जो है हेल्थ चीजें मिलनी चाहिए, नहीं बेहतर उपचार, बेहतर उपचार मिले। उपचार का मतलब क्या होता है, उपचार का मतलब जब कोई चोट वोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं, उसको जो ठीक करना उसको उपचार बोलते हैं। तो बेटर ट्रीटमेंट मिले उनको, क्या मिले, बेटर ट्रीटमेंट, यानी जब किसी को चोट लग जाए, तो चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो उस जगह पे जो है उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसको जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि वो कोई काम करना चाहे तो उस वो काम वो कर सके। स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको काम करने के लिए स्वतंत्रता भी तो मिलनी चाहिए, जो वो करना चाहता है वो कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक बात कहूं कि हमारे समाज में लड़कियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है अगर हम कंपेयर करें लड़कों से। अगर कोई लड़की है, अगर वो बाइक चला लेती है तो शायद उसके घर वाले उसको बाइक खरीद के दे, लेकिन अगर कोई लड़का है, अगर वो बाइक चला लेता तो उसको पापा से कहेगा और तुरंत बाइक आ जाएगी। तो हमारे समाज में आज भी स्वतंत्रता नहीं है। लड़कियां चाहती हैं कि उनको उतना ही इंडिपेंडेंट किया जाए जितना लड़कों को किया जाता है, और सेम उल्टा भी हो सकता है किसी घर में। तो ये चीजें होती है। तो स्वतंत्रता जो है एक मांग होती, लोग ये भी चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहे। उसके साथ साथ लोगों की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, क्या चाहते हैं, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। अब तुम ही सोचो, अगर मान लो मैं बाहर निकलूं और मुझको कोई काट के फेंक दे तो मेरी सुरक्षा कहां है। अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन ना हो तो सुरक्षा कहां हो पाएगी। तो सुरक्षा भी क्या चाहते, लोग चाहते हैं। जब लोग सुरक्षित होंगे तो वो अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे, कहीं पर भी जाके कोई भी काम शुरू कर पाएंगे, ये होना चाहिए। अगर किसी जगह पर ये चीजें होती हैं तो वहां के लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं, और इनकम जब जनरेट होगी तो उस देश का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि लोग कमाते हैं तो देश भी कमाता है। आगे बात करते हैं इसके। और उसके बाद और लोग क्या चाहते हैं, और उसके बाद लोग चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, क्या मिले, सम्मान। सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। लोग क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट मिले। अब तुम ही सोचो, जो काम तुम करते हो उसमें रिस्पेक्ट अगर नहीं मिलती है तो आप उस काम को क्यों करोगे। तो लोग क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, जीवन की गुणवत्ता चाहते हैं। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई नोट्स बनाते रही ना, अगर नोट्स नहीं बनाते तो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उसके बाद और क्या लोग चाहते हैं, और लोग चाहते हैं सामाजिक रिश्ते अच्छे हों, सामाजिक रिश्ते अच्छे हों उनके, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप, सोशल सोशल रिलेशनशिप अच्छे हों, सोशल रिलेशनशिप ये लोगों के अच्छे हो। समाज में अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते हो। सोचो आप कोई काम शुरू करो, आपके आसपास आपसे अच्छा रिलेशन ही ना रखें, फिर आपके गांव, आपके शहर में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे काम कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो लोग चाहते हैं। आप इसको आई होप नोट कर लिए होंगे, जैसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके आगे और हमें क्या समझना है इस विकास के क्रम में। क्योंकि विकास लोगों की आय पर निर्भर करता है। कोई देश, विकास का मतलब क्या होगा, उस देश के पास कितनी चीजें हैं और वो देश किस तरीके से, उनके पास कितनी इनकम है, लोग वहां पे कितना कमाते हैं, लोगों के पास रहने खाने की सुविधा है कि नहीं, ये सारी चीजें विकास के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि आखिर एक देश की विकास कब होता है, एक देश का विकास कब होता है, यानी राष्ट्रीय विकास क्या मानेंगे, या फिर राष्ट्र का विकास आप लिख सकते हो। हम यहाँ पे राष्ट्रीय विकास लिखते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक, क्या लिखोगे, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल
डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक देश का विकास कब होगा? जब वहां पे रहने वाले लोगों का विकास होगा। ठीक है, जब वहां पे रहने वाले लोगों का विकास होगा। तो देश का विकास कब होगा? पहले, उससे पहले में एक चीज समझते हैं कि लोगों की बेसिक नीड क्या है। लोगों की बेसिक नीड क्या है? एक व्यक्ति की जरूरी चीजें क्या होती, जो उसको बहुत जरूरी है कि वो चाहिए। लोग क्या चाहते हैं वो हमने पढ़ लिया। लोगों को बहुत जरूरी चीजें क्या है? जैसे हमने क्या पढ़ा था, रोटी कपड़ा मकान इज अ नेसेसरी थिंग द पीपल वी नीड। यानी जो हमको चाहिए, जो हम लोगों को चाहिए, वो क्या है? वो बहुत बेसिक चीजें हैं। रोटी होनी चाहिए खाने के लिए, कपड़ा होना चाहिए तन को ढकने के लिए, मकान होने चाहिए सर को ढकने के लिए। लेकिन उसके बाद में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम समझेंगे। तो गेटिंग बेसिक थिंग इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमको जरूरत होती है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीजें होती। अब देखो, किसी भी देश का विकास तब होगा जब उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम क्या होगी? हायर इनकम होगी। क्या होगी? हायर इनकम होगी। तो उस देश का भी क्या होगा? विकास होगा। उस देश का भी क्या होगा? विकास होगा, डेवलप्ड होगा वो देश। जिस देश में क्या होगी? लोगों की आय, उच्च आय होगी, उस देश में डेवलपमेंट यानी विकास अधिक होगा। आप खुद ही सोचिए, आप अभी 10 रुपए कमाते हैं, आप अभी तो कुछ नहीं कमाते, लेकिन मान लो मैं अभी 1,000 कमाता हूं दिन का। तो मैं अगर 2,000 दिन का कमाऊंगा, तो मैं 2,000 में से 1,500 खर्चे भी करूंगा। उस खर्चे में से सरकार को भी कुछ टैक्स जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना मैंने कमाया उसका कुछ परसेंट हिस्सा मैंने सरकार को भी दिया। इसका मतलब जितना मैं कमाऊंगा उतना ही मैं सरकार को दूंगा। आपके पापा, आपके घर वाले जितना कमाते हैं उतना आप ज्यादा खर्चा कर पाते हो। आप जितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो उतनी ज्यादा फीस पे करते हो। तो आप जितना अच्छा कमाओगे उतने अच्छा स्पेंड करोगे। तो जो स्पेंड करते हो वही देश की इनकम बनती चली जाती है। या फिर कह सकते हो जितना आप कमाओगे वही उस देश की इनकम होती है। तो हायर इनकम क्या होगी? डेवलप्ड देश की निशानी होती है। उसके बाद अगर किसी देश की इनकम जो है वो ज्यादा है तो वो देश आगे बढ़ेगा। एक देश का मेन गोल क्या होता है? एक देश का मेन गोल क्या होगा? कि उस देश की जो इनकम है, मेन गोल ऑफ अ कंट्री, मेन गोल ऑफ कंट्री, एक देश का मेन गोल क्या होना चाहिए? कि उस देश में रहने वाले लोगों की जो इनकम है वो क्या हो? बढ़े। इंक्रीज इनकम हो, यानी ग्रेटर इनकम हो उस देश की। क्या हो? इनकम क्या हो? ग्रेटर इनकम हो। जब भी कोई देश अगर महान बनना चाहता है तो उस देश को महान बनने में वहां के लोग ही उसका साथ निभाएंगे। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो किसी भी देश की जो इनकम होगी वो क्या होगी? वहां पे रहने वाले लोगों या फिर वहां पे मौजूद जितनी भी रेजिडेंसी है, रेजिडेंस है, यानी वहां पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो उस देश की इनकम को दर्शाती हैं। वो उस देश की क्या दर्शाती हैं? इनकम को दर्शाती हैं। यानी इनकम ऑफ अ नेशन, इनकम ऑफ अ नेशन, इनकम ऑफ आ नेशन। देखो, आप अगर इसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो कुछ नहीं करना है। देखो, हायर का मतलब उच्च होता है, इनकम मतलब आय होता है, डेवलप का मतलब विकास होता है। यानी अगर किसी देश के व्यक्ति के लोगों की इनकम उच्च है, हाई है, तो सिंपल सा डेवलप करेगा। ग्रेटर इनकम, बहुत ज्यादा इनकम है, मतलब देश का गोल क्या होना चाहिए? देश का मेन लक्ष्य होना चाहिए लोगों की आय यानी इनकम को बढ़ाना। और इनकम ऑफ नेशन, इनकम ऑफ नेशन, देश की राष्ट्रीय आय। देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? वहां पे रहने वाले लोगों की आय, यानी वहां पे रहने वाले लोगों की आय। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि इनकम ऑफ द इनकम ऑफ द इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंसी। रेजिडेंसी का मतलब क्या हो गया? वहां पे जितनी भी चीजें हैं, तो उन चीजों की जो इनकम होती है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे उस देश की राष्ट्रीय आय। आई होप आपको समझ में आया होगा। एवरेज इनकम क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम को हम क्या बोल देते हैं? पर कैपिटा इनकम। देखिए, एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? मान लो कोई देश है, देश में बहुत छोटा देश है, रत्ती भर का देश है, उसमें मात्र रहते हैं 10 लोग। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। ठीक है, और मान लो 2 व्यक्ति उसमें से कमाते हैं 100 रुपए। कितने कितने कमाते हैं? 100। 2 व्यक्ति 100 यानी कितने टोटल कमा रहे? 200 रुपए। और उसमें 5 व्यक्ति कमा रहे 50 रुपए, यानी हम 25 यानी कितना हो गया? 250 रुपए। और 3 व्यक्ति कमाते हैं 20 रुपए, यानी 60 रुपए हो गए। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 510 रुपए। तो 510 ये क्या है? ये टोटल उस देश की इनकम है। इनकम ऑफ अ नेशन कितनी है? 510 रुपए। एवरेज निकालनी है, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 51।
तो 51 रुपी क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज इनकम ऑफ अ नेशन। एवरेज इनकम ऑफ अ नेशन कैसे निकलेगी, द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर वी लिव, है ना, जहां पे वो लोग रहते हैं वहां के लोगों की टोटल इनकम और टोटल पीपल कितने लोग रहते हैं उन सबको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज इनकम पता चल जाएगी, पर कैपिटा इनकम हमें पता चल जाएगी। समझ में आया ये बात आपको, आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, वहां पर रहने वाले लोगों की कुल आय बटे, यानी अनुपात या फिर कह सकते हो भाग कर दे अगर हम वहां पे रहने वाले लोगों की कुल संख्या को, तो हम उसे बोलेंगे पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो एवरेज इनकम क्या होती है, द टोटल इनकम ऑफ कंट्री एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर, या फिर कह सकते हो टोटल पीपल कितने हैं, ये सब चीजें। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि किसी देश की राष्ट्रीय विकास क्या होता है। राष्ट्रीय विकास कब होगा, जब उस देश के लोगों की इनकम बढ़ेगी तब वो देश विकास करेगा। अगर किसी देश को, हमें मेन गोल क्या होना चाहिए कि उस देश की जो आय है, आय में उस देश के लोगों की आय क्या होनी, बढ़नी चाहिए। और नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब वहां पे रहने वाले लोगों की या फिर वहां पे रहने की, वहां पे जो चीजें है रेजिडेंसी, उनकी जो है रेजिडेंसी ज्यादा से ज्यादा होंगी, वो चीजें जब बढ़ेंगी तब होगा। एवरेज इनकम क्या होती है, किसी भी देश की औसत आय तब बढ़ेगी जब वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या और वहां पे लोगों की आय और रहने वाले लोगों की संख्या, देखो आय जितनी ज्यादा होगी, लोगों की संख्या कितनी कम होगी, उतनी ज्यादा वो देश क्या करेगा, तरक्की कर सकेगा। इसीलिए हमें जनसंख्या को कम करना होता है। देश की जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है। आगे इसके बारे में और बहुत चीजें समझनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने इसको नोट भी किया होगा। मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, तो हिंदी में इसको मैं नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए नहीं लिखा। आप सोचेंगे हिंदी में क्यों नहीं लिखा भाई साहब, तो हिंदी में अगर लिखूंगा तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मतलब नहीं समझ पाओगे। तो हिंदी में आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना, क्या समझ, मतलब कुछ भी ट्रांसलेट करना नहीं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा बहुत जल्दी ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा नोट करिएगा, ए टू जेड जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा आपको इसमें लिखना हो। तो दोस्तों एक और चीज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कोई देश गरीब और अमीर कब कहलाता है, इसको मैं थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ। देखिए हर एक देश अमीर और गरीब कब कहलाएगा, डिपेंड करता है वहां की पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। अगर वो देश किस तरह की डेवलपमेंट भी कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है उस देश की पर कैपिटा इनकम से। हम बहुत तरीके से पता लगा सकते हैं कि देश डेवलपमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, लेकिन एक उसका तरीका है उसकी पर कैपिटा इनकम हम पता कर ले कि उस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि वो देश जो है तरक्की कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि वो देश विकास कर रहा है कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करो, यहाँ पे CL है गाइस, CL, ठीक, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करोगे, अगर वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का क्या है, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019 की जो रिपोर्ट है उसको हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि जब कोई देश अमीर और गरीब या फिर कह सकते हो डेवलप्ड ने अनडेवलप्ड पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कब कहलाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यूएस डॉलर में समझते हो ना, अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। तो यूएस डॉलर में अगर किसी व्यक्ति की या फिर कह सकते हो पूरे देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, कितनी है, 43,900, इतनी अगर किसी देश की पर एनम जो है, यानी एक साल में इतनी जो है उसकी, इतने डॉलर उसकी जो है क्या है, पर एनम क्या है उसकी पर कैपिटा इनकम है, ठीक, एक एनम की पर कैपिटा इनकम, ये पीसीआई मान लो, ठीक है। तो अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम एक साल में 43,900 डॉलर है, तो हम कहेंगे कि वो देश क्या है, डेवलप्ड है। क्या है वो देश, क्या है, डेवलप्ड है। वो देश क्या है, डेवलप्ड है, ये हम कहेंगे। या फिर वो देश क्या है, रिच है, वो देश क्या है, रिच है, ये भी हम मान सकते हो, वो देश क्या है, रिच है। अगर किसी देश में जो है यूएस डॉलर में ही लेंगे, अगर यूएस डॉलर में अगर किसी देश की इनकम $2,500 से कम है पर एनम, एक साल में, ठीक, पर एनम इतनी है, अगर इससे कम है इतनी, इससे कम पर कैपिटा इनकम है, तो हम कहेंगे वो देश क्या है, अनडेवलप्ड है। क्या है, अनडेवलप्ड है, या फिर कह सकते हो पुअर है। क्या है, पुअर है, यानी कि गरीब है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भारत कहां पर है, हमारा इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, हम लोग इस वाले में आते हैं या फिर इस वाले में आते हैं। आप लोग तनिक अंदाजा लगाइए कि हम किस में आते होंगे। तो बात मैं बताता हूं कि ना हम इसमें आते हैं ना इसमें आते हैं, हम लोग रिच मिडिल में आते हैं, यानी कि हम रिच मिडिल डेवलप स्टेज पे है, यानी कि हम पूरी तरीके से डेवलप कर चुके हैं, ना ही बिल्कुल नीचे हैं।
हम मध्य में अटके हुए हैं, बीच में। अगर ऊपर अमीर है नीचे गरीब है तो हम बीच में अटके हुए हैं, यहीं पर वो यहीं पे लगातार गोते खा रहे हैं। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस बाद हम भी अमीर हो जाएंगे। देखो हर एक देश अमीर और गरीब होता रहता है। जो अमीर है वो गरीब नहीं होगा क्योंकि वो चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो गरीब है वो अमीर होने के चांस उसके ज्यादा होते हैं अगर कोई देश जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, वहां पे लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है, इंडिया कैसा है, तो इंडिया किस कैटेगरी में आता है, लो मिडिल में आता है। किसमें आता है, इंडिया। यहाँ पे लिख लो भाई साहब, वरना आप कहोगे भाई इंडिया को तो लिखा है नहीं। इंडिया आता है लो मिडिल, ठीक, लो मिडिल इस वाले स्टेज पे आता है, लो मिडिल इनकम स्टेज पे, ठीक, लो मिडिल इनकम स्टेज पे आता है। यह बात आपको समझ में आई होगी कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि इंडिया की जो इनकम है ना, इंडिया की पर कैपिटा इनकम, इंडिया की जो पीसीआई है यानी पर कैपिटा इनकम, वो $67,000 है। कितनी है, $67,000, सॉरी $6700, सॉरी माफ करिएगा भाई साहब, कि कितनी है, $6700 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया क्यों जो है पीछे अभी, ये धीरे धीरे हो जाएगा डेवलप, क्योंकि अभी इंडिया को आजाद हुए मात्र जो है कितने साल में है, 75 साल हुए हैं। तो टाइम लगेगा भाई इंडिया को डेवलप्ड होने में। और जितने भी देश हो चुके हैं बहुत ज्यादा अमीर, या फिर कह सकते हो उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो देश बहुत पहले आजाद हुए थे और हमारे देश में बहुत सारी कमियां रही, राजनीतिक उथल पुथल रही, तो वो सारे कारण हैं। बट हम धीरे धीरे विकास करेंगे और आई होप आप लोग भी कुछ ऐसा करेंगे जिसके माध्यम से आपको अपने देश पे गर्व हो सके और आप अपने देश के लिए कुछ बहुत बढ़िया कर सके। तो ये आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा कि जो है वर्गीकरण इसको किस तरीके से किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम समझने वाले हैं कि जो है एक हेडिंग आपकी जो है अगली वो लिख लेते हैं पहले। तो आय एवं अन्य मापदंड, अन्य आय एवं अन्य मापदंड, ठीक, इनकम एंड अदर। मापदंड को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मापदंड को इंग्लिश में लिखेंगे क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया, ठीक है। तो मापदंड को ये बोलते हैं। तो देखिए, तो किसी हम आय की मापदंड तीन तरीके से करते हैं, ठीक, कितने तरीके से, तीन तरीके से करेंगे। इन तीनों तरीके को आपको अच्छे से जैसे मैं लिखता हूं वैसे लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें होगी अगर आप इन तरीके से आप लिखते हो। तो पहला जो होता है वो होता है शिशु मृत्यु दर। क्या होती है, शिशु मृत्यु दर। इनफ्रंट मोरालिटी रेट, ठीक, इनफ्रंट मोरालिटी रेट। उसके बाद होता है साक्षरता दर। क्या होगी, साक्षरता दर। लिटरेसी रेट, क्या होगा, लिटरेसी रेट, ठीक। तो पहला हो गया शिशु मृत्यु दर, दूसरा हो गया साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और तीसरा जो पॉइंट है वो है नेट अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस, अटेंडेंस रेशियो। इसको हिंदी में लिख लो, इसको लिखोगे नेट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, नेट को बोलते हैं शुद्ध, है ना, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। क्या बोलोगे, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, ठीक। देखो पहले हम समझते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, पहले हम समझते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा, फिर हम दूसरा फिर तीसरा समझते हैं। देखिए जो नेट अटेंडेंस रेशियो, देखिए हमारे देश में जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो तभी जाते हैं जब उनके प्रैक्टिकल आ रहे होते हैं, या फिर तभी जाते हैं जब उनको लगता है कि अब भाई ऐसा टाइम आएगा कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी स्कूल जाएंगे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्कूल ना जाने के बहुत सारे बहाने हैं, और जाने के लिए एक भी बहाना नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगती है, वो भी 14 फरवरी को। देखिए जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक साल में 100 दिन स्कूल खुलता है। क्या करता है, 100 दिन स्कूल खुलता है, उसमें मात्र 20 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें हम कहेंगे जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, 0 0 यहां कटा, 2 5 10, यानी 5 रेशियो 1, बच्चा 5 दिन में एक बार स्कूल आता है, ठीक। ये होगा इसका अटेंडेंस रेस। अभी हम समझेंगे अलग अलग राज्य के हिसाब से कहां पे कितना है। तो ये है नेट अटेंडेंस रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में बच्चा कितने दिन स्कूल आता है, इसका अनुपात निकालते हैं। हमारे वहां पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो कि आज मुझे स्कूल जाना, आज स्कूल में ये देखने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे स्कूल है जो करते हैं एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन वो छोटे बच्चे वाले। अगर हमारे स्कूलों में जो है
ये चाहिए कि बच्चे स्कूल जाए तो स्कूल में कोई क्रश होनी चाहिए जिससे जो है हम पसंद करते हैं, तो देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, क्रश आई हुई है देख के इधर ऐसे हो रहा है, तो वो अच्छा लगता है कि डेली फिर स्कूल पहुंच जा रहे हैं भाई साहब, है ना। या फिर किसी जो है लड़की से इलू इलू चल रहा हो तब जो है जाते हैं क्लास ना। या फिर एक और कर होता है भाई, जो टॉपर्स देखो ना वो इसलिए स्कूल जाते हैं कि हमारा सिलेबस ना पीछे हो, कि कोर्स पीछे हो गया भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा इतना बकवास, तो वो ना हो इसके लिए वो जाते हैं डेली स्कूल। और कुछ लोग होते हैं जो मस्ती करने जाते हैं, लास्ट बेंच पे बैठेंगे मस्त चिल्लाएंगे पूरे स्कूल को खराब कर देंगे पूरा माहौल, तो इसलिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे स्कूल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, टीचर इंटरेस्टिंग हो, तो मजा आ जाए भाई सब की स्कूल जा रहे हैं इसलिए क्योंकि पढ़ना है। पढ़ना इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ने में भाई नानी मरी जा रही है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि मजा आता पढ़ने में। क्या पढ़ाते हैं सर, क्या स्कूल है भाई साहब। ऐसे हो कि स्कूल जा रहे तो साइंस में लैब में लेके जाए, एक्सपेरिमेंट कराए धड़ाधड़, आग लगा दे एकदम, मतलब मजा आ जाए ऐसा पढ़ाई, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए आकर्षित अट्रैक्ट हो। जैसा होता नहीं कि मूवी देखना है तो एक दिन पहले से तैयार है, कहीं ट्रिप पे जाना तो एक दिन पहले से तैयार है, ज्वालामुखी जाना है सॉरी अगर वैष्णो देवी जाना तो हम 2 दिन पहले से तैयार है, बात एकदम खुश हैं हैप्पी हैं कि आज जाएंगे भैया पहाड़ देखेंगे बड़े बड़े, तो वो सारी चीज देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जब कोई बच्चा स्कूल जाए ना तो उसके लिए एक्साइटेड हो कि हमें आज स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा, वो कैसे पढ़ाएंगे सर, कैसा लगेगा, माइंड ब्लोइंग, तो वो जब चीजें होंगी ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो अटेंडेंस अच्छी करेंगे। केरला राज्य इन सब में सबसे बढ़िया राज्य है जहां पे एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी की है। भारत में सबसे बढ़िया एजुकेशन केरला में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं साक्षरता। साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि उस देश में लोगों की, पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे दोनों है, नॉट वन, दोनों है, पढ़ने वाले भी हैं लिखने वाले भी हैं, ये दोनों कितने लोग हैं, तो उस देश में कुल लोगों के मतलब कितनी टोटल जनसंख्या है, वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साक्षरता दर या लिटरेसी रेट कहते हैं। आप खुद ही सोचिए अगर किसी देश में लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, यानी वहां पे पढ़े लगे लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी, तो वो देश विकास करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद ही बताइए। लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो वो किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, वो छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, समाज में शांति बनी रहेगी। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, शिशु मृत्यु दर। नहीं, शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 साल के अंदर अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले पहले ही भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं, या फिर उनकी जो है किसी कारणवश बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। टोटल मान लो 1000 बच्चे 1 साल में पैदा हो रहे हैं या फिर 1 महीने में पैदा हो रहे हैं, उसमें से 50 मर गए, तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है कि ये बच्चे मर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, इनकी माताजी बीमार चल रही हैं। बीमार क्यों है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए सही सामग्री नहीं है, लोगों को जागरूकता की कमी है। ये सारी चीजें जो है शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देती हैं। अगर किसी देश में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसका मतलब यह है कि वो देश सही तरीके से विकसित नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, या भी कह सकते हैं मापदंड है, इस हिसाब से मापते हैं। तो अगर किसी देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है तो वो देश विकास नहीं करेगा। साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, हम उल्टा बात कर रहे हैं, सही करते हैं। लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए, घटना सॉरी ये घटना चाहिए शिशु मृत्यु दर, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, और ये अनुपात भी क्या होना चाहिए, ये अनुपात भी मतलब ये अनुपात बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनुपात ये बराबर होना चाहिए कि जितने मतलब बच्चे जितने दिन स्कूल खोले उतने दिन स्कूल जाए। तो ये सारी चीजें किसी भी अगर देश में होती हैं तो वो देश सही मात्रा में विकास करेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों अब हमको समझते हैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, जो कि आपकी अगली हेडिंग है, सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं, है ना, पब्लिक सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक जो है फैसिलिटीज सॉरी फैसिलिटीज, ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज, यानी कि लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज सार्वजनिक सुविधाएं क्या मिलती है, आप खुद ही सोचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए अपना भारत ही देश है, तो भारत देश में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लोग सड़कों पे रह रह के भीख मांगते हैं, और उनको बहुत से लोग देते भी हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं देते हैं, तो वो दर दर ठोकरे खाते हैं, सड़क के किनारे सोते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों के लिए सरकार करती है, क्या करती है, उनको जो है राशन उपलब्ध कराती है, उनके लिए जो है घर रहने के लिए घर देती है, और जो हेल्थ है, हेल्थ का ध्यान देती है, एजुकेशन देती है। तो ये सब करने के लिए सरकार करती है, हम नहीं करते हैं।
तो सरकारी सुविधाएं, ये सार्वजनिक सुविधाएं आप कह सकते हो, वे सुविधाएं होती हैं जो लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो वे चीजें या फिर वे लोग यहां पे आप नोट्स बनाते चलिएगा, वे लोग जो वस्तु या सेवा, सेवा का मतलब ये होता है पढ़ाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सेवा होती है। वस्तु मतलब जैसे कि कोई दवाई खरीदे तो वो वस्तु है, ठीक है। तो वे लोग जो वस्तु या सेवा को खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, उन्हें सरकार देती है, या देती लीजिए उपलब्ध कराती है, सरकार उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो वो चीजें कौन उपलब्ध कराता है? सरकार उपलब्ध कराता है। उन्हें ये वस्तु और सेवा, यहां पे लिखे, उन्हें वस्तु एवं सेवा सरकार उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो वे लोग जो वस्तु या सेवा को खरीद नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें सरकार उपलब्ध कराती है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, कौन सी वस्तु एवं सेवाएं, तो यहाँ पे ऐसे डैश बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है। तो कौन कौन सी सेवाएं, जैसे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ठीक है। देखते हैं कि गांव में तो भाई कोई नहीं आता कचरा साफ करने, लेकिन जो शहर होते हैं उसमें कचरा साफ करने के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है और वो जो है कचरा साफ करके लेके जाती है ना। तो फ्री जो है फ्री पोल्यूशन इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? पोल्यूशन जिसमें ना हो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। सेकंड चीज, दूसरी चीज क्या लोग मांगते हैं? तो दूसरी चीज लोग मांगते हैं मिलावट रहित दवा। क्या मांगते हैं? मिलावट रहित दवा। दवा में मिलावट ना होगा, दवा में मिलावट होगी तो जो आम लोग हैं, जिनको जो दवा नहीं खरीद सकते प्राइवेट से, वो सरकारी में फिर क्यों जाएंगे ना। मिलावट रहित दवा, है ना, मिलावट रहित दवा, यानी कि अनडल्टेड मेडिसिन, ठीक, अनडल्टेड मेडिसिन। और उसके बाद लोगों को जो है कोई बीमारी ना हो, कोई बीमारी ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? रोगों को रोकथाम, रोगों का रोकथाम होना चाहिए। रोगों का रोकथाम कैसे होगा? जब उनको दवाई मिलेगी। तो रोगों का रोकथाम, यानी कि उनको जो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, है ना। यानी इनको कोई बीमारी ना हो। अगर बीमारी हो जाएगी तो भाई लोगों को हम क्या सेवाएं दे पा रहे? सरकार फिर कर क्या रही है? अगर मान लो को जैसे कोरोना हुआ था सबको, तो कोरोना में लोगों को सरकार ने सबको वैक्सीन फ्री ही तो दिया, किसी से पैसे थोड़े ना लिए। भाई बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे उस कोरोना की वैक्सीन से बचने के लिए, मतलब अगर उनको कोरोना हो जाता तो वहां पे सरकार हेल्प कर रही थी कि नहीं? तो वही है कि रोगों से रोकथाम के लिए कौन कदम उठाएगा? सरकार उठाती है। तो ये सारी करती है। अब देखो, ये सारी चीजें कुछ लोग तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको कौन देगा? उनको ये सारी चीजें सरकार देती है। उनको ये सारी चीजें कौन देता है? सरकार देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, यहाँ पे सरकार हमारे के लिए कुछ मुफ्त सर्विस देती है, मुफ्त सुविधाएं, मुफ्त सुविधाएं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जैसे वहां पे जो सड़कें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख लीजिए, सड़क हो गया, है ना। और रेल फ्री नहीं होती, लेकिन जो है ये थोड़ा बहुत पैसे में पड़ता है। सड़क हो गया, रेल हो गया ना, ये सारी चीजें। वायुयान, देखो ये पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ फ्री तो सुविधा है ही ना। वरना तुम खुद ही सड़क बनाओ, तुम खुद ही जाओ तो बड़ी दिक्कत होगी ना। तो ये हो गया। हेल्थ हो गया, हेल्थ में क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा। एजुकेशन हो गया, यानी कि शिक्षा, हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य। तो ये सारी चीजें, ठीक है। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा,
सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। अगर कोई दिक्कत होती किसी को तो पुलिस को बुलाता, पुलिस थोड़े ना पैसे लेती, हाँ लेती होगी लेकिन हमको नहीं पता। तो ये सिक्योरिटी, हम तो भाई पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने में भाई पढ़ाने वाला वो करना पड़ता है। अब ग्राउंड रियलिटी थोड़ा चेक करके जाके पुलिस वालों से पूछेंगे हमारे वहां पे चोरी हुई है, पैसा लोगे का, तो ऐसे नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि जो है सुविधा जो होती है, सार्वजनिक सुविधा, वो क्या होती है। सार्वजनिक सुविधा क्या हो गई कि जो है हमें, जो हम खरीद नहीं सकते वो हमें सरकार देगी, और उन लोगों को देगी जो खरीद नहीं सकते। अब तुम अंबानी से कहोगे तुम राशन खरीद सकते हो, नहीं खरीद लो, हमसे राशन लो, सरकार दे, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। सरकार उन्हें वो चीज देती है जो उनको सच में जरूरत है, जैसे कि रहने के लिए, जैसे रहने के लिए कोई फैक्ट्री खोलनी, उसके लिए जमीन दे देगी, किसी की भी जमीन हथिया के दे देगी, लो जमीन ले लो। तो ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों कहीं कहीं पर क्या होता है कि देखिए विकास कितना भी होता रहे, विकास होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि विकास अब उसी लेवल पर रहेगा, ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा, उसी लेवल पे बनता रहेगा, नहीं विकास में स्थिरता आ जाती है। उससे पहले एक थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, है ना, यूएनडीपी जो कि ले आता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का। तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड, तो ये इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी क्या करती है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि उस देश का जो है विकास कितना हुआ है, मानव का विकास कितना हुआ है, वहां के हेल्थ को देख के, एजुकेशन को देख के, है ना, ये सारी चीजें देख के वहां पे जो है बताते हैं कितना जो है उस देश का विकास हुआ है। तो हम समझते हैं कि जो है किसी भी देश में विकास की स्थिरता क्या होती है, विकास में स्थिरता, विकास में विकास विकास की स्थिरता, विकास की स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये होता है। तो अब देखिए, तो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, देखिए सस्टेनेबिलिटी जो है बताया गया है कि जो जितना भी अगर कोई देश विकास करता है ना, तो विकास करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, विकास में स्थिरता कब आ जाती है, तो उसमें एक्सपर्ट ने कहा है, यानी जो एक्सपर्ट क्या होते हैं, जो उस चीज में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, उसको रिपोर्ट बनाने में, फिर जो है उस चीज के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, डेवलपमेंट के बारे में अर्थशास्त्री होते हैं, तो वो बताते हैं। तो एक्सपर्ट से, यानी एक्सपर्ट से इन्होंने विकास को वार्निंग बताया है, विकास को क्या बताया, वार्निंग, वार्निंग दी है। वार्निंग क्या दी है ये समझते हैं एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो हमारे पूरी पृथ्वी पर वाटर है उसकी कमी होती जा रही। कौन सा वाटर, जो शुद्ध पेयजल वाटर है, यानी कि जो हम यूज करते हैं, जो वाटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ग्राउंड वाटर, यहां पे हम कौन सा वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर में कौन सा वाटर लेंगे, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को हमने बहुत ज्यादा ओवर यूज कर दिया है। क्या कर दिया है, ओवर यूज। इसका ओवर यूज करने से हुआ क्या है भाई साहब, तो ओवर यूज करने से हमने अपने 25 सालों में, 25 सालों में 25 सालों में, भाई लिखो 25 सालों में हमने 60% पानी ओवर यूज किया है। 60% पानी, यानी जितना हम यूज करते हैं नॉर्मल, उससे 60% ज्यादा यूज कर डाला है, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि जो भारत के 300 जिलों में, भारत के 300 जिलों में जो ये पानी की जो ग्राउंड वाटर है ना, जमीन में जहां खोदने से पानी निकलेगा, उससे वो 4 मीटर नीचे चला गया, 4 मीटर बिलो, बिलो यानी कि नीचे जा चुका है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जमीन के नीचे जो पानी होता है वो क्या हो गया है, 4 मीटर नीचे, 4 मीटर और खोदोगे तो निकलेगा। तो सोचिए धीरे धीरे ग्रो जाता रहेगा तो कितना नीचे चले जाएगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें, ज्यादा तक हम धरती तक नहीं खोद सकते हैं ऐसे नॉर्मल। तो वो पानी नीचे जा रहा धीरे धीरे, क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने विकास किया, उससे पानी का इतना खपत की है कि वो काम नहीं आता। किसी भी चीज को बनाना हो, एनीथिंग वी मेड, उसमें हमको जरूरत होती है वाटर की, और जब वाटर की जरूरत होगी तो हम उसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे ना। जब भी कोई चीज बनती है उसमें हम पानी का यूज करते हैं, तो पानी यूज करते हैं तो भाई बड़ी 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 मात्रा में जो औद्योगिक विकास होता है, यानी कि जो वो इंडस्ट्री विकास करती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे चीजों की कमी होने लगती है, यानी डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत सारी चीजों का दोहन यानी खत्म करते चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएंगे, आई होप इसका आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए इसके आगे समझते हैं। अब ये चैप्टर आपके लास्ट पॉइंट पे है, अब इसके बाद अपनी किताब को पढ़िएगा जिसमें क्रूड ऑयल के बारे में बताया गया है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बहुत समझा देता हूँ। देखिए जैसे जो हमारे देश में जो क्रूड ऑयल है,
ठीक, हमारे देश में तो क्रूड ऑयल बनता नहीं या फिर निकलता नहीं। क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से। ठीक, उसके कुएं होते हैं। तो ये देश कौन कौन से में होता है, ईस्ट जो कंट्रीज है, कौन से देशों में होता है, ईस्ट कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, यूएई, है ना, इन देशों में। तो ईस्ट कंट्रीज में इसका जो है बहुत ज्यादा, तो इसके पास बहुत ज्यादा तेल है, तो ये लोग तेल बेचते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने लिए 50 ईयर्स के लिए जो है तेल बचा के रख लिया, इन्होंने रख लिया। तो जो अब इनके पास तेल बचा हुआ रखा है, ये अपना यूज करेंगे, लेकिन और देशों के कम सप्लाई करेंगे। उसी के स्थान पर जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इन इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक पावर को अपने अंडर में लेता है, इन इकोनॉमिक पावर को अपने अंडर में लेता है। और किस ले लेता है कि फ्यूचर में इनसे जो है वो तेल ले सके, क्रूड ऑयल ले सके, इसके यूज के लिए। हमने अगर हम देखा जाए तो अगले हम 20 से 30 25 सालों में हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं बचेगा, क्योंकि हम उसका दोहन कर चुके होंगे। तो हमारे पास जब ये नहीं बचेगा, क्योंकि अन्य देशों ने बहुत विकास किया इसके लिए, इसको जो अमेरिका वगैरह है, अन्य देश जो बहुत ज्यादा विकसित है, उन्होंने इसका काफी इस्तेमाल किया, जिससे आज वो देश विकसित है, डेवलप्ड है। हम अभी डेवलपमेंट के इससे डेवलपिंग कंट्री में है। तो ये देश जो है क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का बहुत इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए जो आगे है। हमने इतना विकास नहीं किया, तो अभी हमको जरूरत। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें इसका ओवर यूज कर लिया है, तो अब इससे हमें बचने के लिए क्या करना होगा, यानी कि अब हम क्या समझते हैं, हम अब क्या समझेंगे इन चीजों से। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हम इन चीजों का यूज कम से कम करें और अदर चीजों को ढूंढें। हम जितना और चीजों को ढूंढ सकते हैं कि हम इससे अपनी तरक्की कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उनको हमें ढूंढना होगा, ताकि हम अच्छे तरीके से विकास कर सके। यानी हमें क्या करना पड़े, नेचुरल रिसोर्सेज पे ना टिक के हमको मेन मेड सोर्सेज बनाना होगा, यानी जो चीजें हम चाहते हैं कि हम जो है बना सके। ठीक है, हमें जो है नेचर पे ज्यादा भरोसा अब नहीं टिके रहना, नेचर से ही सारी चीजें लेनी है, वापस तो करते नहीं और बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसके साथ हमने इसका ओवर यूज जो कर लिया उसको हमें कम करना होगा। और उसके बाद जो है हमें क्या करना होगा, हमें सस्टेनेबिलिटी लानी होगी, स्थिरता लानी होगी, कि हम लगातार इसको यूज करते जा रहे हैं तो दिक्कत होगी, हम इसको सस्टेन करेंगे, ज्यादा नहीं यूज करेंगे। सर्वाइवल की बात आती है, सर्वाइव कितना करना है, सर्वाइवल यानी इतने पे सर्वाइव कर जाओ, रुक जाओ, इतना यूज करने पे ठीक है तो ठीक रहो, ज्यादा नहीं यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना, उससे बचना है। और हम जो है अभी अंडर, मतलब जो है डेवलपिंग के क्या है, अंडर में है, नीचे है, अभी हम डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो हमारी ग्रोथ क्या है, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ग्रोथ है हमारी, तो उसको तो एक ऊपर लाने में हमें जो है काम करना होगा। अब देखिए हमारे लास्ट विचार क्या हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो चीजें काम की आपकी है नहीं। आप जितना मैंने लिख दिया उतना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप उससे लिख दें, मैं आपको भी क्वेश्चन भी बता लिख दूंगा बोर्ड पे, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनल जो थॉट है, अंतिम विचार हमारे क्या है कि हमें पर्यावरण का जो क्षरण है, यानी कि हमें जो इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना है इतना ज्यादा कि उससे और भी चीजें ना हो पाए। हमें जो है राज्य की सीमाओं को देखना होगा, राष्ट्र के विशेष जो है काम क्या है, नहीं एक देश का विशेष काम क्या है कि ग्रोथ करना, लेकिन वहां के लोगों को बनाए रखना, वहां की चीजों को बनाए रखना। हम आगे जियोग्राफी में जो पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास, विकास की धारणीय विकास की अवधारणा, तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा, जो आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और हमारा भविष्य किससे जुड़ा हुआ है, हमारा भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ है। अगर वर्तमान में हम जिन तरीके की चीजों को करेंगे, हमारा फ्यूचर भी वैसा बनता चला जाएगा। जैसे गांधी जी कहते हैं कि आप प्रेजेंट में क्या करते हो, यही डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो ना, वही आप फ्यूचर में बनोगे। अगर आप अभी मोबाइल पर रील्स देखे जा रहे हो तो देखे जाओ, तो उससे आपको कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर आप इस रील को देखने के बजाय आप अपनी जिंदगी में रील बनाना शुरू कर दो, तो आप शायद आगे बढ़ जाओ। रील बनाने से नाचने वाला ठुमका लगाना नहीं है, नॉलेज दो, ज्ञान दो, जो पढ़ते हो उसे पढ़ा दो, जो समझते हो उसे समझा दो, जो कहते हो उसे कह दो। तो ये सारी चीजें, तब आप आगे बढ़ जाओगे, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो हमें भी उसी तरीके से करना है। हमारा भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ है, तो उसे हमें ध्यान में देना है। उसके सबसे लास्ट पॉइंट कि अगर हमें विकास करना है तो विकास की जगह में प्रगति देखना होगा। प्रगति का मतलब होता है, विकास मतलब होता है कि स्टेज पर पहुंचना, प्रगति मतलब होता है कि हम आज जो है उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाए, बस। तो ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट में 3-4 मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने इन 3 क्वेश्चन को क्या करना, क्लियर किया है कि नहीं। आप क्या चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। हम क्या चाहते हैं हमने पहले आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, हम क्या बनना चाहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ें, सर्वाइवल की तरफ बढ़ें, ना कि हम जो है सबसे आगे निकलने की कोशिश करें। तो ये बातें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर की हैं। आई होप आपने समझा होगा कि विकास क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, इसके अलग अलग पहलुओं को समझा होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो जो मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं उनको लिखने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए। हाँ, और अगर आप जो है
चाहते हैं कि जो है आपको क्वेश्चन लिख के आंसर भी भेजना है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।